हेलो बच्चों, मैं हूं एम के यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल माई क्यूट केमिस्ट्री। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का सेकंड लेक्चर है। तो आप समझ ही गए होंगे कि इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम के सेकंड लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ा था और अब इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी के बारे में। हमें आज ये देखना है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए किन किन साइंटिस्ट लोगों ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया था और उससे निकलने वाले रिजल्ट से हमें क्या मिला। ओके, स्टार्ट करते हैं टाइम बर्बाद नहीं करते हुए। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके, तो मैंने आपको बताया था इसके पिछले लेक्चर में हमें क्या करना पड़ेगा। हमें एक स्पेसशिप इमेजिन करना होगा। उस स्पेसशिप को इमेजिन करके ही हम आगे बढ़ेंगे। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, हम एक टाइम मशीन बनाएंगे और उस टाइम मशीन में सबसे पहले उस टाइम मशीन को लेकर के हमने 1808 में हम लोग गए थे, जहां हम लोगों ने डाल्टन से मुलाकात की थी। और अब हम उसी टाइम मशीन को लेकर के 1830 में जाएंगे और मैं बताऊं कि वन ऑफ द ब्रिलियंट साइंटिस्ट से मिलने वाले हैं, जिनका नाम है माइकल फैराडे। माइकल फैराडे सच में एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है। आइए मैं उनसे मिलवाता हूं आपको। ये हैं आपके माइकल फैराडे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इन्हें ब्रिलियंट साइंटिस्ट क्यों बोल रहा हूं। एक्चुअली माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी की थी, और वो इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी उस टाइम पे की थी जब इलेक्ट्रॉन नहीं बना था। यानी कि उन्होंने बैटरी तब बना दी थी जब इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। ये एक बहुत बड़ी बात है। आपको पता ही है बैटरी बनानी बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बैटरी बनाना बड़ी बात नहीं है, फिर भी आपको इतना तो पता होगा ना कि बैटरी तब बनाना बड़ी बात है जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुई। तो इसलिए हम लोग इन्हें एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट के नाम से जाने। चलो ठीक है, बैटरी कैसे बनाया था उस एक्सपेरिमेंट के बारे में हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। जब मैं फिजिक्स स्टार्ट करूंगा पढ़ाना तब जाकर के ये सारी चीजें बताऊंगा। फिलहाल अभी हमारा केमिस्ट्री का सेशन चल रहा है, हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। और अब मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, देखिए सपोज दैट ये बैटरी है हाई वोल्टेज की, ठीक है। अब इस बैटरी को उन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर के अंदर 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए। ये दोनों इलेक्ट्रोड है, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रोड उन्होंने कार्बन की यूज किया, यानी कि आप समझ गए ग्रेफाइट रॉड रहा होगा। और इस कार्बन की इलेक्ट्रोड के अंदर यहाँ पे थोड़ा जिसके अंदर इन्होंने जिस वाटर के अंदर डाला है उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया। सॉल्ट डालते ही वो क्या बन गया, इलेक्ट्रोलाइट बन गया। अब क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट बन चुका है तो आप बस इतना समझ लीजिए कि अब आप इलेक्ट्रोलाइट के अंदर करंट पास करने की कोशिश कर रहे हैं। अब चूंकि ये सर्किट कंप्लीट नहीं है तो करंट पास नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी जब माइकल फैराडे ने एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया तब उन्होंने देखा कि सच में यहाँ पे क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है, तो अगर आप मान लीजिए किसी वायर को बीच से ब्रेक कर दें और सोचे कि मोबाइल चार्ज हो, मोबाइल चार्जर लगा दीजिए और बीच में वायर ब्रेक कर दीजिए और सोच रहे मोबाइल चार्ज हो, कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो कुछ इसी तरीके से, यानी कि अगर बीच में कोई भी सर्किट ब्रेक है तो वो तो करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे उस सर्किट जहां पे सर्किट ब्रेक है वहां पे उन्होंने वाटर डाल करके उसके अंदर सॉल्ट डाल दिया, इलेक्ट्रोलाइट बना दिया और देखा कि ये दो जो इलेक्ट्रोड है इस पर कुछ हो रहा है, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर कुछ हो रहा है। अब इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जो कुछ भी हो रहा होगा उस टाइम पे क्यों हो रहा है, ये सोचा था माइकल फैराडे ने। और उनके दिमाग में एक बात आई कि ये जो कुछ भी हो रहा है जरूर इसके पीछे चार्ज है। तब वहां से चार्ज समझ में आया था, चार्ज की डिस्कवरी वहां से शुरू हुई थी। यानी कि माइकल फैराडे वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने चार्ज के बारे में बताया था। उन्होंने मैटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया कि मैटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो सकती है। अभी तक सॉलिड के अंदर ही इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, सबको पता था कि रॉड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, बट माइकल फैराडे ने लिक्विड के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी। उन्होंने कहा नहीं, लिक्विड के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, बशर्ते उसमें थोड़े आयंस होने चाहिए, जैसे कि सॉल्ट के आयंस। ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12th में डिटेल में इस बैटरी के बारे में, इस प्रोसेस के बारे में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो अब आप मिल चुके हैं माइकल फैराडे से। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अपने इस इमेजिनेशन शिप को हम आगे बढ़ाएंगे और हम चलेंगे 1879 में। लेकिन 1879 में जाने से पहले मैंने आपको बताया था रास्ते में कुछ स्टोरी पढ़नी। आइए मैं बताता हूँ कौन सी स्टोरी पढ़नी। ये उस जमाने की बात है, ये उस टाइम की बात है जब भगवान का बहुत बड़ा प्रकोप था। यानी कि लोग भगवान की बातों को मानते थे, चारों तरफ गॉड गॉड गॉड, कुछ भी हो जाए भगवान ने किया। आपको मच्छर ने काट दिया, भगवान ने किया। आपको चलते हुए ठोकर लगी, भगवान ने किया। आपके पापों का फल है वो, ठोकर लगे पापों का फल। इतना पाप आपने किया। इवन की बारिश हो रही है तो उसका भी रीजन है भगवान ही करा रहे हैं बारिश।
अमेरिका में उस टाइम पे बहुत सा मौसम बहुत ज़्यादा खराब हुआ करता था, तब की बात है। उस टाइम पे बहुत आंधी तूफान बारिश ये बहुत ज़्यादा होता था। बादल जब गरजते थे या बिजली चमकती थी उस टाइम पे लोग डरते थे और बहुत सारे घर गिर जाते थे, तूफान आती थी, आंधी आती थी, अर्थक्वेक जो कि आजकल भी चल रही है। तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होता था, जिसकी वजह से लोग डरते थे। और ये जो मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा ये इन सब जगहों पे बैठे हुए जो पंडित मौलाना फादर ये सब लोग हैं, ये सब लोगों को और ज़्यादा डराते थे। ये कहते थे कि ये जो कुछ भी हो रहा है गॉड अल्लाह फादर ये सब यही बोलते हैं, जीसस कर रहे हैं, गॉड कर रहा है, अल्लाह कर रहा है, भगवान कर रहा है, जीसस कर रहा है, यही सब कर रहे हैं। ये अपने आप नहीं हो रहा है। लोग डराते थे लोगों को और लोग डरते भी थे, क्योंकि अगर डरेंगे नहीं तो भगवान के पास जाएंगे कैसे, मंदिर में जाकर के चढ़ावा कैसे चढ़ाएंगे कि 101 रुपए पंडित जी ले लो मेरे पाप को धुल दो, वो कैसे होगा, नहीं हो पाता। ये उस टाइम की बात है। और उस टाइम पे एक छोटा सा बच्चा कहना सही नहीं रहेगा, 20 से 22 साल की एज रही होगी, 25 साल की एज हो रही है अप्रॉक्सीमेट। एक 25 साल का बच्चा लोगों के सामने खड़ा होता है और बोलता है कि भगवान नहीं। ये जो कुछ भी हो रहा है, यानी कि बादल चमक रहे हैं, बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, ये सब भगवान नहीं कर रहा, ये एक इलेक्ट्रिकल फिनोमिना है। इस चीज को उसने अपने दिमाग में एक थियरी की तरह बसा ली। जैसे आपने कभी अगर बैटरी के 2 टर्मिनल को टच कराया, कभी नहीं किया होगा, आपने कभी मूवी में देखा होगा कि शॉक देने से पहले दोनों टर्मिनल को टच कराते हैं, स्पार्किंग होती है। तो वो जो स्पार्किंग हो रही है ना, उस स्पार्किंग की उसी स्पार्किंग के टाइम पे आवाज आती है स्पार्किंग की, और साथ ही साथ लाइट निकलती है। बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम का ये बंदा, उसने पहली बार बताया कि जिस तरीके से 2 इलेक्ट्रोड बैटरी के 2 टर्मिनल को आपस में कनेक्ट करने से स्पार्किंग होती है, उसी तरीके से आसमान में जो बादल आपस में कनेक्ट हो रहे होंगे, टकरा रहे होंगे, तो उनके टकराने की वजह से स्पार्किंग होती होगी, और उस स्पार्किंग से बिजली चमकती है, और उसका जो साउंड होता है उसे हम कहते हैं कि ये बादल गरज रहे हैं। स्पार्किंग से जो लाइट निकलती है हम बोलते हैं बिजली चमक रहा है, और उससे जो आवाज आती है, साउंड होता है, उसे हम बोलते हैं बादल गरज रहा है। आपको पता है ये वो दौर था जब अगर आप में से किसी ने भी ये बोल दिया कि हैंड वॉश करने से 80% बीमारियां चली जाती थी, तो उसे फांसी दे दी जाती थी। किसी ने ये बोल दिया कि अर्थ सन के चारों तरफ नहीं, अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, बशर्ते इसके कि सन अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। अगर किसी ने ये बात बोल दी कि नहीं अर्थ रोटेट कर रही है, सन एक ही जगह पे है, स्टैटिक पोजीशन पे, तो लोग उसे फांसी चढ़ा देते थे, आग में जला देते थे, मरवा देते थे। अगर गलती से किसी ने किया अर्थ स्फेरिकल है, तो राजा महाराजाओं का टाइम था, अर्थ अगर स्फेरिकल किसी ने बता दिया तो राजा महाराजा बोलते थे मैंने इतनी लड़ाइयां लड़ी, इतना युद्ध किया है, इतना सब कुछ रथ से टहला हूं, मुझे दूर दूर तक गया, मुझे कहीं अर्थ स्फेरिकल दिखा नहीं, सब तो प्लेट है, अर्थ प्लेट है, जस्ट लाइक अ प्लेट, और तुम कह रहे हो नहीं अर्थ स्फेरिकल है, ऐसे कैसे हो गया। इससे बहुत बड़ा पनिशमेंट मिलता था, या तो जला दिया जाता था, या तो मार दिया जाता था, या तो देश निकाला दे दिया जाता था। ये वो टाइम था। और उसी दौर में अगर कोई भगवान को चैलेंज कर दे, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने गॉड को चैलेंज किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन जब गॉड को चैलेंज किए थे, तो उस टाइम पे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था। बहुत सारे जगहों पे एक्सपेरिमेंट नहीं माना गया है, यूट्यूब पे कहीं पे मैंने देखा है कि शायद लोगों ने कहा है कि ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये झूठा किया था, उनका कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था। आइए मैं बताता हूँ पहले एक्सपेरिमेंट क्या था। एक्सपेरिमेंट ये था कि उन्होंने उस अंधेरी रात का इंतजार किया, उस काली रात का इंतजार किया जिस दिन बहुत भयंकर तूफान आने वाला था, इंतजार किया, और वो चर्च पे चढ़ गए काफी ऊपर। उन्होंने एक मेटल शीट की पतंग बनाई, और उस मेटल की शीट की पतंग को मेटल के वायर से उड़ाया। आप सोच रहे होंगे सर मेटल शीट की पतंग कैसे उड़ेगी? बेटा क्यों नहीं उड़ेगी, मेटल शीट की पतंग उड़ सकती है। आप एक चीज भूल गए, तूफानी रात थी, तूफानी रात में तो इंसान उड़ जाए, तो मेटल शीट की पतंग, मेटल शीट की पतंग को जब उन्होंने काफी ऊपर उड़ाया, उतने ऊपर उड़ाया जहां पे बादल आपस में टकरा रहे होंगे। उड़ाने के बाद उन्होंने मेटल वायर को एक पियानो से कनेक्ट किया था, और जैसे वहां बिजली चमकी, अचानक से कुछ हुआ और पियानो बजने लगा। काफी देर तक बजता और फिर बंद हो गया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा क्या बताओ, क्या भगवान उस वायर के थ्रू अंदर आए और यहां बजा के चले गए? नहीं, भगवान नहीं बजा रहे, गॉड नहीं बजा रहा, अल्लाह नहीं बजा रहा, कौन बजा रहा है? ये कहीं ना कहीं कोई चार्ज है, जो माइकल फ्रेडे ने बताया था, वही चार्ज आकर के इसको बजा के जा रहा है।
लोगों ने उनकी बातों को नहीं माना। सभी लोग इकट्ठा हुए जितने भगवान को मानने वाले थे। उन लोगों ने ये सोचा कि अगर हम भगवान ये इनके बात को मान लेते हैं तो फिर हमारा ये जो बिजनेस है वो तो ठप हो जाएगा, कुछ ना होने वाला है। इसलिए उन्होंने इनकी बात को नहीं माना। अब क्या कह के टालना था? उन्होंने कहा कि जैसे अब 1000 वोल्ट की बेटा, आपके पता है 220 वोल्ट का करंट आता है आपके घर में। आपने कभी टच किया? नहीं, करना भी मत। अगर आप कभी टच करेंगे तो उठेंगे नहीं, उठ जाएंगे, समझे? इसलिए टच मत करना। तो आप कभी 220 वोल्ट की करंट को नहीं झेल सकते, तो वहां पे हजारों वोल्ट का करंट, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये भी कहा कि 10,000 वोल्ट का करंट आ रहा होगा। तो आप जब पतंग उड़ा रहे थे तो उस टाइम पे आपने पतंग के वायर को हाथ में पकड़ रखा होगा, और जब वहां से करंट आया और आप बच गए, आपको कुछ नहीं हुआ। आपको तो मर जाना चाहिए था, लेकिन आप बच गए। उन्होंने कहा मैंने ग्लव्स वगैरह लगा रखा था, लेकिन फिर भी बच गया, आप मरे नहीं। इसका मतलब एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया आपने, मैं बेवकूफ बनाया, इसलिए उनके एक्सपेरिमेंट को नहीं माना। इतनी ज्यादा बेइज्जती की गई उनकी, इतनी ज्यादा बेइज्जती की गई कि 2 साल तक वो अपने लैब से बाहर ही नहीं निकले बेंजामिन फ्रैंकलिन। फिर 1879 में दोस्त का बदला लेने के लिए एक नया दोस्त आता, विलियम क्रूक्स। विलियम क्रूक ने कहा कि अगर मैं इस एक्सपेरिमेंट को कर देता हूं और अगर मैं लैब में लाकर के बिजली बना देता हूं, बादल गरजा देता हूं, तो क्या मेरी बात को लोग मानेंगे? सब लोगों ने कहा बिल्कुल मानेंगे। विलियम क्रूक ने उनके चैलेंज को एक्सेप्ट किया और विलियम क्रूक अपने एक्सपेरिमेंट पर निकल पड़े। ये देखिए, और समझ गए होंगे विलियम क्रूक की मूछें कितने टाइट है, एकदम मस्त। तो टाइट मूछों वाले विलियम क्रूक निकल पड़े हैं अपने रास्ते पे। वो बिजली को एक कंटेनर में पैक करने वाले हैं, वो बादल अपने लैब में गरजाने वाले। आइए देखते हैं कैसे। अब ये चैलेंज एक्सेप्ट करना तो आसान था बेटा, लेकिन इसमें बहुत बड़ा रिस्क भी था। अगर एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं हुआ तो बेइज्जती बहुत होने वाली थी। मैं बताता हूं उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट किया कैसे। सबसे पहले उनके दिमाग में बात आई कि हम जिस जगह पे एक्सपेरिमेंट करेंगे वो ऐसा होना चाहिए, वो ऐसे एक मटेरियल का बना होना चाहिए जो ट्रांसपेरेंट हो, ताकि अंदर अगर लाइट जल रही हो तो मुझे बाहर तक दिखाई दे। इसलिए उन्होंने कांच का ट्यूब यूज किया। इस कांच के ट्यूब में उन्होंने 2 टर्मिनल यूज किए और उसको आपने इलेक्ट्रोड नाम दिया। एक इधर रखेंगे और एक इधर रखेंगे। इस कांच के ट्यूब में 2 टर्मिनल, ठीक है, एक उस तरफ और एक इस तरफ। उस टर्मिनल को वो बैटरी से ला करके कनेक्ट करेंगे, और आपको पता है बैटरी से कनेक्ट हुए दोनों टर्मिनल को हम हमेशा इलेक्ट्रोड का नाम देते हैं, जैसा कि भी इसके पहले माइकल फैराडे के एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड ये है और एक इलेक्ट्रोड ये है। जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, जो नेगेटिव टर्मिनल से, ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, ये नेगेटिव है, इसलिए इसको हम कैथोड नाम देंगे। तो ये आपको कैथोड है। ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो गया, एनोड। तो एक तरफ है कैथोड, एक तरफ है एनोड, ठीक है। ये है आपका कैथोड, ये है आपका एनोड। विलियम क्रूक ने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। उन्होंने क्या किया, साथ ही साथ हाई वोल्ट की बैटरी के साथ जब ये इलेक्ट्रोड लगा दिया, उस इलेक्ट्रोड के साथ उन्होंने एक और काम किया। इस ट्यूब के साथ उन्होंने साइड ट्यूब भी लगाया और उस साइड ट्यूब में उन्होंने वैक्यूम पंप यूज किया। उस साइड ट्यूब में उन्होंने वैक्यूम पंप यूज किया। वैक्यूम पंप का क्या काम है मैं आपको बताता हूं, उसका यूज क्यों किया ये भी बताता हूं। इलेक्ट्रोड का यूज इसलिए किया गया, आपको पता है करंट 2 जगहों पे आएगी, और बीच में उन्होंने सर्किट को ऑफ रखा और यहां पे उन्होंने क्या किया, तो एयर भर दिया, यानी कि गैस के अंदर भी करंट पास होनी चाहिए। एक जगह से दूसरी जगह तक करंट चला गया, इसका मतलब गैस में भी करंट पास हो रहा है, और शायद यही रीजन हो रहा होगा वहां पे आसमान में भी हो रहा है। इसके बारे में अभी चर्चा करते हैं। उन्होंने वैक्यूम पंप क्यों लगाया, इसके बारे में पहले देख लेते हैं। आपको पता है जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं हाई एल्टीट्यूड पे, गैसेस हल्की होती जाती हैं। गैसेस हल्की होती जा रही हैं तो प्रेशर कम होता जाएगा। प्रेशर कम होता जाएगा तो जैसे बहुत ऊपर, भाई बादल तो बहुत ऊपर है, ये फिनोमिना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने का फिनोमिना तो बहुत ऊपर हो रहा है, बादल का चमकना, बारिश होना, ये सब कुछ बहुत ऊपर हो रही है। तो उन्होंने सोचा कि हम बहुत ऊपर जाएंगे तो हमें सिर्फ बहुत ही हल्की गैसें मिलेंगी। तो इस वजह से उन्होंने
हीलियम गैस, हाइड्रोजन या हीलियम, उन्होंने यही सोचा कि दो ही हल्की गैसेज हैं, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है और उससे थोड़ी सी भारी है हीलियम। अच्छा, हाइड्रोजन नहीं यूज करेंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा फ्लेमेबल है, इसलिए विलियम क्रूक ने हीलियम यूज किया। उन्होंने इसके अंदर हीलियम गैस यूज किया, हीलियम गैस यूज किया। और साइड ट्यूब में उन्होंने वैक्यूम पंप इसलिए लगाया क्योंकि ऊपर प्रेशर बहुत कम है, और अगर ये साइड ट्यूब में वैक्यूम पंप नहीं लगाते तो अंदर का प्रेशर 1 atm होता और ये कम नहीं हो पाता। बादल यहाँ बने हैं क्या? आपके एटमॉस्फेयर पे बादल बने क्या? नहीं, यहाँ पे नहीं बादल बन सकते। बादल हमेशा उतने ही ऊपर, उसके लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर प्रेशर होना चाहिए, तभी बन पाएंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। इसलिए उन्होंने साइड ट्यूब में वैक्यूम पंप लगाया और इस वैक्यूम पंप का यूज उन्होंने किया इसके प्रेशर को कम करने के लिए। उन्होंने प्रेशर को कम कर दिया, प्रेशर कम किया, हाई वोल्ट की बैटरी यानी कि 1000 वोल्ट की बैटरी लगाई, और जब 1000 वोल्ट की बैटरी लगा करके सारी चीजें कनेक्ट की गई और इसके अंदर कौन सी गैस भरी हुई है? हीलियम गैस भरी हुई है, प्रेशर बहुत कम किया गया है। और जब ये सारे एक्सपेरिमेंट, उन्होंने ये सारे सेटअप तैयार किया और सेटअप तैयार करके जैसे स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते ही उन्हें इस ट्यूब के अंदर एक लाइट जनरेट हुई, वही आवाज, वही गड़गड़ाती हुई आवाज के साथ ये लाइट बन गई। और ये लाइट वही लाइट है जो थॉर अपने हथौड़े से निकालता है, ओडिन का बेटा थॉर, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी वाली, जो बिजली चमकती है, जो बादल गरजती है, ये वही वाली लाइट है, ये वही वाली लाइट है। तो अब इस लाइट, क्योंकि लाइट जनरेट हो चुकी है, लाइट बन चुकी है, बिजली अभी भी, बादल का गरजना वही है, बादल वही उसी तरीके से गरज रहे, जिस तरीके से बादल गरजने की आवाज आती है, लैब में इस ट्यूब के अंदर से वही आवाज आ रही थी, बादल का गरजना, लाइट चमकना। अब विलियम क्रूक ने कहा, यार देखो, तुम ही देखो, जिस तरीके से आसमान में सारे फिनोमिना हो रहे हैं, मैंने लैब में करके दिखा दिया, बताओ। उन्होंने कहा अब ये पता करना था कि जो कुछ भी हो रहा है वो कौन से डायरेक्शन में हो रहा है। अब ये लाइट जल रही है तो लाइट में कहां से निकल रही होगी? या तो वो कैथोड से निकल रही होगी या तो वो एनोड से निकल रही होगी। अब इस बात का कंफ्यूजन था और इस बात को क्लियर करना था कि वो कहां से निकल रही होगी। उसके लिए विलियम क्रूक ने अपने सेकंड एक्सपेरिमेंट को किया, और उस सेकंड एक्सपेरिमेंट से पहले मुझे इसको थोड़ा सा हटा देना चाहिए, ये हटा दिया, ये लाइट मैंने हटा दिया। अब मैं आपको सेकंड एक्सपेरिमेंट बताने वाला हूं। आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा, और अगर नहीं मिलेगा तो आप सबसे पहले वाले किसी भी दूसरे प्लेलिस्ट पे जाकर के किसी दूसरे प्लेलिस्ट पे पहला लेक्चर क्लिक करेंगे, उस पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। और लिंक ना मिले तो आप मुझे सीधे कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, सर लिंक कहाँ से मिलेगा, मैं वो भी बता दूंगा। तो नोट करने की जरूरत नहीं है, आप बस सुनते रहें, हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएगा, उससे आप ये पढ़ लेना। ये है कैथोड, ये है एनोड। कैथोड में और एनोड से हमने कनेक्ट किया और लाइट जल रही है, लेकिन अब ये पता करना था कि लाइट किस तरफ से आ रही है, कैथोड से आ रही है एनोड से। इसके लिए सेकंड एक्सपेरिमेंट किया गया। सेकंड एक्सपेरिमेंट में मैंने, देखिए, इस बार मैंने एनोड वाले पोर्शन को, एनोड वाले टर्मिनल को यहां से हटा दिया है और इसको यहां पे ला करके रख दिया है। एनोड को मैंने यहां पे रख दिया। अच्छा, यहां पे रखने के साथ साथ, एनोड में आप यहां पे रखने के साथ साथ एनोड में हमने पोर बनाया है। ये एनोड में यहां पे हमने छोटा सा पोर बनाया ऐसे। इस पोर का काम ये है कि अगर लाइट इस तरफ से आ रही होगी तो इस पोर के होते हुए आगे बढ़ेगी एक पर्टिकुलर एरिया में। इस तरफ मैंने जिंक सल्फेट का कोटिंग कर रखा है। इस जिंक सल्फेट की कोटिंग इसलिए कर रखा है ताकि यहाँ पे आकर के जो भी पार्टिकल होगा इससे टकराएगा तो लाइट निकलेगी, हमें ये पता चल सके, ठीक है, इसलिए हमने जिंक की कोटिंग कर रखी। ओके, जब एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया गया तब मुझे एक नई चीज दिखाई दी। देखिए, इस एनोड और कैथोड के बीच में लाइट की थिकनेस बहुत ज्यादा है, लेकिन एनोड और कैथोड, एनोड के बाद जो पीछे के साइड में अगर आप लाइट देख रहे हैं तो इस लाइट को आप देखेंगे तो इसकी थिकनेस उतनी ही है जितनी कि मैंने यहाँ पे होल कर रखा था, पोर बना रखा था, उतनी ही है एग्जैक्ट। इसका मतलब लाइट कहां से निकल रही होगी? कैथोड से निकल रही होगी। लाइट ही, हमें ये पता चल गया कि लाइट कैथोड से निकल रही है, इसलिए इसका नाम लिया गया कैथोड रेज। ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका कैथोड रेज। और ये जिस ट्यूब में बना है, जिस ट्यूब में बना है, इस ट्यूब का नाम हो गया कैथोड रे ट्यूब। तो कैथोड रेज की डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट का नाम है विलियम क्रूक।
और कैथोड रेज जिस ट्यूब के अंदर बनाई गई हैं, इस ट्यूब का नाम है कैथोड रे ट्यूब। 2 एक्सपेरिमेंट विलियम ब्रूक ने किया था और उस 2 एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कैथोड रेज की डिस्कवरी की। यही कैथोड रेज आगे चल के एक नया गुल खिलाने वाला है, उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन देखते रहें, इसको वेट करते हैं। नोट करने सभी लोग, अगर आप नोट करना चाहते हैं, अदरवाइज आपको हैंड रिटन नोट्स तो मिल ही जाएगा। ओके, ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। ओके, ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। जरा आप चीजों को देखिए, इधर देखिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि अब विलियम ब्रूक के इस एक्सपेरिमेंट को आपने बहुत ही अच्छे से समझ लिया। आपको यह भी पता चल गया कि विलियम ब्रूक ने कैथोड रेज की डिस्कवरी की। कैथोड रेज आपको मिल गई, कैथोड रे ट्यूब मिल गया। जब ये स्टार्टिंग में कैथोड रे ट्यूब बनाया गया था तो उस टाइम पे इसकी लेंथ 1 मीटर के आसपास थी, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बिल्डअप की, हमारे पास कैथोड रे ट्यूब छोटी होती चली गई। पहले के जमाने में टेलीविजन होता था, आपने देखा होगा, तो वो टेलीविजन पे पीछे की तरफ एकदम बड़ी तेजी से नुकीली चीजें निकली होती थी और आगे बड़ा सा होता पीछे से निकले डब्बे की तरफ, तो वो कैथोड रे ट्यूब होता था। उसमें कैथोड रे बहुत बड़ा होता था, इस वजह से वो ऐसे बनाया जाता था। लेकिन आज हमारे पास एलईडी है, एलसीडी है, तो छोटा सा कैथोड रे ट्यूब 5 से 6 सेंटीमीटर का कैथोड रे ट्यूब आता है और उसी से सब कुछ होता है। एक क्वेश्चन आता था कि कंप्यूटर या टेलीविजन में कौन सा ऐसा पोर्शन है जिसमें 24 घंटे लाइट होती है, तो वो कैथोड रे ट्यूब है, जहाँ पे सीआरटी इसे बोलते हैं। सीआरटी मतलब कैथोड रे ट्यूब। सीआरटी में 24/7 लाइट रहती है। अगर सीआरटी ट्यूब जाती है तो वो झिलमिल झिलमिल करके टेलीविजन चलता है और उसमें कोई पिक्चर नहीं आती। या पिक्चर ट्यूब, बहुत सारे लोग इसे पिक्चर ट्यूब भी बोलते हैं। ये विलियम ब्रूक का जो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस था, ये एक्सपेरिमेंट था 1879 में। आपने अच्छे से देखा कि विलियम ब्रूक ने किस तरीके से गैस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा दी, हाई वोल्टेज का करंट दे करके। यही रीजन है, जब बहुत हाई वोल्ट करके वायर कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उनकी जो हाइट होती है बहुत ज्यादा होती है। आपने इलेक्ट्रिसिटी का टावर देखा होगा, इलेक्ट्रिक टावर में जब 10,000 वोल्ट की करंट होती है तो वो बहुत ही ऊंची बनाई जाती है ताकि नीचे से जा रहे किसी व्हीकल को वो अपनी तरफ खींच ना ले। ये दिक्कत आती है, नहीं बारिश के मौसम में नीचे जा रही किसी व्हीकल को अपनी तरफ खींच भी सकती है, इसलिए उसकी हाइट काफी ऊपर बनाई जाती है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम लोग ये करने वाले हैं, अब 1879 के बाद हम 1886 में जाने वाले हैं। लेकिन 1886 को क्रॉस करके हम 1897 में सबसे पहले पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि ईजिन गोल्डस्टीन ने, इनकी ऐसा बोला जाता है कि इन्होंने छोटी सी गलती की थी जिसकी वजह से इनकी बात उस टाइम पे नहीं माना गया था। प्रोटॉन की डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद बताया जाएगा। ये जो विलियम ब्रूक ने कैथोड रे बनाया है ना, कैथोड रे बनाने के बाद ये कुछ भी कर रही है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी नहीं बता पाए कि आखिर ये कैसा है। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा 1897 में, मिलना होगा जे थॉमसन से मिलिए और देखिए कि इन्होंने किस तरीके से प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे बताई। तो आइए जे थॉमसन से मिलते हैं। देख लीजिए इस चश्मे वाले बंदे को, ये थोड़ा बहुत ही महान बंदा है, इसने थोड़ी सी चीजें चुराई। मैंने आपको देखा, आप कहेंगे सर हर बार केमिस्ट्री में हर थियरी कहीं ना कहीं से चुराई गई। इन्होंने किससे चुराई? अच्छा, विलियम ब्रूक ने किससे चुराई थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन से। बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम आप नहीं जानते, लेकिन विलियम ब्रूक ने चुराई थी। और इन्होंने किससे चुराई? बेंजामिन फ्रैंकलिन के से विलियम ब्रूक ने। विलियम ब्रूक से किसने चुराई? जे थॉमसन ने। आइए जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट को हम जल्दी से समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इन्होंने प्रॉपर्टीज कैसे बताई कैथोड रेज की। अब चूंकि कैथोड रे ट्यूब बन चुका है तो अब कैथोड रे ट्यूब बार बार बनाने की जरूरत तो है नहीं, कैथोड रे ट्यूब यहाँ पे बन चुका है। अब ये पता करना था, सबसे पहले तो ये पता करना था कि ये जो कैथोड रेज हैं क्या वो लाइट है या नहीं। हालांकि जब आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले तो आपने ये देखा कि विलियम ब्रूक ने कहा कि वो लाइट है और वो लाइट कैथोड से निकल रही, इसीलिए उसको कैथोड रे ट्यूब दिया गया। हमें इसकी मैकेनिकल इफेक्ट के बारे में पहले पता करना था, क्या सच में वो लाइट है या पार्टिकल है। अब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये रहेगा, ध्यान दें, क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है पूछना, क्योंकि क्वेश्चन जब तक सामने नहीं आएगा तब तक आप समझ नहीं पाएंगे चीजों को। क्वेश्चन ये है कि सपोज दैट आपके पास व्हील है, रोटेटिंग व्हील, ये आपकी कोई रोटेटिंग व्हील है, ये रोटेटिंग व्हील। अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस रोटेटिंग व्हील पे, यहां पे मैंने ऐसे कोई इस तरीके से मैंने एक क्वेश्चन बना रखा है, इससे क्या होगा, अब इस तरफ से मैं क्या कर रहा हूं,
इस तरफ से मैं पहले लाइट टॉर्च मार रहा हूं। जब टॉर्च मारूंगा टॉर्च से लाइट निकलेगी। क्या इस लाइट की वजह से रोटेटिंग व्हील रोटेट कर जाएगा? आपने कभी रोटेटिंग व्हील देखा होगा? आप चरखी देखे होंगे ना, छोटा मेले में पहले मिला करता था, बच्चे खेला करते थे। एक विलन मूवी आई थी, उसमें श्रद्धा कपूर लेके खेलती थी ऐसे चरखी को, ऐसे ऐसे लेके घुमाती थी, वो नाचता था। आप उस चरखी को एकदम हवा कहीं नहीं, एयर बिल्कुल भी नहीं पास हो रहा, बस उस पर लाइट मारिए, टॉर्च मारिए। क्या टॉर्च मारने से वो चरखी रोटेट करेगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि लाइट में वेलोसिटी होती है बट मास नहीं होता, और जब तक किसी चीज के अंदर मास और वेलोसिटी दोनों नहीं होगी तब तक मोमेंटम नहीं, और जब तक मोमेंटम नहीं होगा तब तक किसी भी पार्टिकल के ऊपर कोई मैकेनिकल इफेक्ट नहीं होगा। और अगर किसी के पास मैकेनिकल इफेक्ट नहीं है तो वो फोर्स नहीं लगा सकती, तो सामने वाले को कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती। फोर्स लगाएगा तभी तो कोई चीज मूव करेगा। यहाँ पे ये मूव ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब लाइट इसको मूव नहीं करा सकते। लेकिन जब एयर है, हवा है, मैं इसे फूकूं तब ये रोटेट करने लगेगी। इसका मतलब एयर के अंदर पार्टिकल भी है, पार्टिकल नेचर है, वेव नेचर नहीं है, जिसकी वजह से वो मूव कर रहा है। तो अब यही पता करना था। अगर मैं ये देखूंगा कि ये जो आपको रोटेटिंग व्हील दिख रहा है, अगर ये रोटेटिंग व्हील रोटेट कर गया तो हम समझ जाएंगे कि ये भाई, ये जो अभी कैथोड रे विलियम ब्रूक ने इसे लाइट बताया, वो लाइट तो नहीं है, पार्टिकल होगा। तो ये इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने इसको ऐसे पूरा फिर से सेटअप किया और रोटेटिंग व्हील को यहाँ पे रख दिया। हमें ये चेक करना क्या रोटेटिंग व्हील रोटेट कर, ये देखिए रोटेटिंग व्हील रोटेट कर। अब रोटेटिंग व्हील रोटेट तभी करेगी जब उस पर मोमेंटम होगा, फोर्स लग रहा होगा, इसका मतलब मोमेंटम होगा, इसका मतलब मास के साथ साथ वेलोसिटी भी होगी, और मास के साथ साथ वेलोसिटी है तो इसका मतलब वो पार्टिकल है। तो ये तो पता चल गया कि इसके अंदर मोमेंटम है, तो यहाँ पे कोई पार्टिकल है, ये लाइट तो नहीं है। अब ये बात कंफर्म हो गया कि ये लाइट नहीं है, ये क्या है? पार्टिकल है। ये लाइट नहीं, क्या है? पार्टिकल। ये बात कंफर्म हो गई। लेकिन अब ये पता करना था कि ये पार्टिकल क्या स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि अगर ये स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी। आपको पता है कोई भी चीज की, किसी भी चीज की वेलोसिटी अगर ज्यादा होती है तो हमेशा स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में ही ट्रेवल करता है। लाइट इसीलिए, लाइट की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से ही वह स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। जैसे आप ही से पूछ लेता हूँ सिंपल सा क्वेश्चन, आपने बाइक को, स्कूटी को, या जो भी है आपके पास व्हीकल या साइकिल जो भी है, उसको आप बड़ी तेजी से चला रहे हैं। बाइक है, आप 100 की स्पीड से लेके जा रहे हैं, तो अचानक से मैं कहूँ मुड़ बेटा, मुड़ जाएगा, मुड़ पाओगे क्या? नहीं मुड़ पाओगे। क्यों? क्योंकि अचानक से 100 की स्पीड पे बाइक आप नहीं मोड़ सकते। तो स्पीड ज्यादा तो हमेशा आप सीधे ही जा सकते हैं। जब आपको मुड़ना होगा तो स्पीड को कम करनी होगी। तो लाइट कभी स्पीड कम तो करती नहीं है, इसलिए लाइट हमेशा स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। किसी भी चीज की स्पीड जितनी ज्यादा होगी वो उतनी ज्यादा स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। ओके, तो इसका मतलब ये पता करना है कि क्या ये स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम होते तो कोई और उपाय करते, लेकिन जे थॉमसन उस टाइम पे उन्होंने अब क्रॉस का यूज किया था। गॉड के ऊपर काफी बिलीव करने वाले बंदे थे, इन्होंने क्रॉस का यूज किया था, और क्रॉस का यूज करके उन्होंने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में किस तरीके से ये पता किया कि ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। आइए देख लेते हैं। उन्होंने क्या किया? क्रॉस रखा। देखिए, अब चूंकि लाइट कैथोड से निकली हुई है, कैथोड है, ये एनोड है। मैं इस एनोड को, जैसे इसके पहले विलियम ब्रूक ने आपको मैंने दिखाया था कि विलियम ब्रूक ने क्या किया, एनोड को एक प्लेट, पोरस प्लेट बना करके पेश किया था, रखा था। यहां पे उन्होंने एनोड को क्रॉस बना दिया। ये एनोड है, पॉजिटिव टर्मिनल, इसको क्रॉस के शेप में रखा। और आपको पता है यहाँ पे जिंक सल्फेट, भाई उसी चीज जैसे विलियम ब्रूक ने अपने एक्सपेरिमेंट को किया था, वही एक्सपेरिमेंट यहाँ पे हुआ, जिंक सल्फेट का कोटिंग है। अब देखें, जैसे यहां से कैथोड से, ये क्या है? कैथोड। कैथोड कैसा होगा? नेगेटिवली चार्ज।
कैथोड नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कैथोड, ये जैसे इन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, उन्होंने देखा कि अगर देखो, एक मिनट सुनो, अगर यहाँ पे लाइट का इसका इमेज बने एज इट इज, तो समझ लेना कि वो स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप सामने से लाइट मानेंगे तो मेरी इमेज किधर बनेगी, इस तरफ बनेगी। और अगर ये लाइट, सोचो लाइट अगर स्ट्रेट डायरेक्शन में नहीं ट्रेवल करती, स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में, तो वो ऐसे आती और यहाँ से ऐसे मुड़ जाती, फिर ऐसे मुड़ के फिर ऐसे घूम जाती और फिर चली जाती। आप लोगों की तरह जैसे आप बाइक चलाते हैं, आपको पता है जब आप बाइक चलाते हैं, हमारे इंडिया की सबसे बुरी बात यही है, सामने ब्रेकर होता है तो लोग बाइक ब्रेकर देखकर रोकते नहीं है, वो इंतजार करते हैं कहाँ पे कट लगा, जहां पे कट लगा तो वहीं से ऐसे निकाल लेते हैं, वो रोकते नहीं। आप लोगों की तरफ अगर लाइट भी ऐसे देखती, सामने ब्रेकर है, वो ऐसे घूम के ऐसे निकल जाती, तो ये इमेज बनता क्या, नहीं बनता। यही पता करना है कि अगर ये स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होगा तो इमेज नहीं बनेगा, लेकिन इमेज बना। इमेज बनने से पता चल गया कि ये किस लाइन, स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, यानी कि जो पार्टिकल है वो कैसे है, स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। अब हमें ये पता चल चुका है कि ये जो कैथोड रेज हैं, ये कैथोड रेज पार्टिकल नेचर रखती हैं और स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में ट्रेवल भी कर रही है। अब ये पता करना है क्या इस पार्टिकल के ऊपर कोई चार्ज है। आइए कंफर्म कर लेते हैं क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है। आपको अगर पता करना हो कि चार्ज है तो आप कैसे पता करेंगे, चार्ज आपको पता करना हो तो आप कैसे पता करेंगे। आप कहेंगे सर एक चार्ज को पता करने के लिए दूसरे चार्ज की जरूरत पड़ेगी। अगर दो चार्ज एक दूसरे के पास रखेंगे तो या तो दोनों चार्ज अट्रैक्ट होंगे या तो दोनों चार्ज रिपेल होंगे। अगर दोनों चार्ज रिपेल हो जाते हैं तो दोनों के चार्ज के रिपेल होने की वजह से आप समझेंगे, एक चार्ज आप नोन रखिए कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव, दूसरा रिपेल हो जाता है तो समझ आइए वो पॉजिटिव है, और दूसरा अगर अट्रैक्ट हो जाता है तो समझ आइए वो नेगेटिव है। यही यूज किया जे थॉमसन ने। उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड यूज किया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। ये क्या है, कैथोड, हमेशा की तरह। ये क्या है, एनोड, हमेशा की तरह। ये एनोड है, ये कैथोड, हमेशा की तरह। ये कैथोड है और ये एनोड है। लाइट इधर से ही आएगी। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अगर लाइट इस नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगी तो इसका मतलब इसके अंदर क्या है, पॉजिटिव है, तभी ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। लेकिन अगर वो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ आएगी तो हम सोचेंगे इसके अंदर नेगेटिव है, तभी वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। इस एक्सपेरिमेंट में ये चेक करेंगे कि आखिर वो कौन सा चार्ज है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट कंप्लीट। तो आइए इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करते हैं और कंप्लीट करने के बाद देखते हैं कि क्या होता है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, फिर से वही सारा सेटअप जैसे था वैसे ही, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी अलग नहीं कर रहे हैं। आप देखेंगे ये जो लाइट इस बार निकली है वो लाइट कहाँ चली गई, वो लाइट पॉजिटिव की तरफ आ गई। और अगर ये लाइट पॉजिटिव की तरफ आ गई ऑब्वियसली इसके अंदर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तभी तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ही तो पॉजिटिव की तरफ मूव कर रही है। अगर इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता तब तो पॉजिटिव से रिपेल होती। ऑब्वियसली इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है जिसकी वजह से वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। यानी कि कैथोड रेज के अंदर कौन सी चार्ज है, कैथोड रेज के अंदर नेगेटिव चार्ज है। ये बात श्योर हो गया। अच्छा, अभी और कंफर्म करना है क्या बिल्कुल कहीं एक्सपेरिमेंट गलत तो नहीं है। इसके लिए इन्होंने एक बार फिर से एक्सपेरिमेंट किया और इस बार उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया। अगर मैग्नेटिक फील्ड में भी ये डेविएट हो जाती है तो इसका मतलब उन्होंने जो किया था वो कंफर्म था, एकदम बढ़िया था। उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड में भी देखा एक्सपेरिमेंट वैसे ही काम कर रहा है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में काम कर रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड में भी डेविएट हो रही है, इसका मतलब अब ये चार्ज कंफर्म हो गया कि इसके ऊपर एक चार्ज है और चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड वाले एक्सपेरिमेंट से पता चला था नेगेटिव है। तो हमें ये कंफर्म हो गया, हमें अब तक ये पूरी बात कंफर्म हो गई है कि कैथोड रेज के अंदर प्रॉपर्टी जो है वो पार्टिकल की है और उस पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। यानी कि कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में ट्रेवल करती है और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, उस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। स्टोनी नाम इसको दिया गया था सबसे पहले, क्योंकि जे थॉमसन का जो असिस्टेंट था उसका नाम स्टोनी था, स्टोनी लॉरेंज, इसकी वजह से इसका नाम स्टोनी रखा गया था। बट बाद में उसको मॉडिफाई करके इलेक्ट्रॉन नाम रख दिया गया। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रॉन रख दिया, इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स एक ऐसा पार्टिकल जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो। तो कैथोड रेज से इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया। कैथोड रेज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का एक बीम। अगर कहीं पे आपको लिख दिया जाए, आपको बता दिया जाए कि ये कैथोड रेज है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का बीम है, ठीक है। कैथोड रेज आर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन के बीम आपको दिखाई देगा। इस तरीके से जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। अब जे थॉमसन का एक और काम था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो हो गई, लेकिन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद अब ये पता करना था कि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर आखिर चार्ज कितना है। जे थॉमसन पूरी जिंदगी एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन चार्ज नहीं बता पाए। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है ये बात वो बता ही नहीं। बहुत कोशिश किए, बहुत मुश्किल है, बट कुछ एक्सपेरिमेंट उनसे ये पता चल गया कि ये जो है वो बड़ी बड़ी हैवी गैसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। उस अंदर अगर मैं उस ट्यूब के अंदर जैसे पहले हेलियम रखा था, हाइड्रोजन भी रख के कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर आप ऑक्सीजन रखते हैं, नाइट्रोजन गैस इसके अंदर फिल करते हैं, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के केस में एक्सपेरिमेंट वैलिड नहीं होगा। इससे ये बात तो फिक्स हो गई कि ऊपर ऑक्सीजन या नाइट्रोजन का अमाउंट बहुत कम होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, आप देखेंगे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ऑक्सीजन या नाइट्रोजन जैसी हैवी गैसेस मिलना बंद हो जाती हैं। इसीलिए जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहे होते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको ब्रीदिंग मास्क लेके जाना होता है, या फिर आप कह सकते हैं सिलेंडर लेके जाएंगे जिसमें ऑक्सीजन गैस भरी होगी, क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही होगी। और ऑक्सीजन में ये एक्सपेरिमेंट काम नहीं कर रहा, हैवी गैसेस में एक्सपेरिमेंट काम नहीं करता। जे थॉमसन ने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा, बहुत कोशिश किया, बहुत मेहनत किया, बेचारे जे थॉमसन कुछ भी कर लिए, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो कर लिया, लेकिन उसके ऊपर चार्ज नहीं बता पाए। लेकिन एक जगह वो अपना जो एक काम उन्होंने बहुत अच्छा कर दिया, और वो है स्पेसिफिक चार्ज निकाल। उन्होंने इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फिट की। देखिए यहाँ पे क्या है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। एक ऐसा सेटअप तैयार किया, ये उनका खुद का सेटअप था, ये विलियम क्रूक का सेटअप नहीं है, ये उनका खुद का सेटअप। इस सेटअप में उन्होंने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेट किया है। आपको दिखाई पड़ रहा होगा, एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ऊपर अप और डाउन है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो लेफ्ट और राइट है वो मैग्नेटिक फील्ड। फिर उन्होंने इसको अलग अलग सेट किया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ चेंज किया, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ चेंज किया, दोनों का स्ट्रेंथ चेंज किया, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का। और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो बीम आ रही है वो अलग अलग पोजीशन को दिखाई दी। अब ये जो पोजीशन यानी कि इन दोनों के बीच का जो गैप दिख रहा है, ए से बी या बी से सी, इन दोनों का जो बीच का गैप दिख रहा है, वो तीन बातों पर मेनली डिपेंड कर रहा था। डिपेंड कर रहा था कि यहाँ पे जो आपने मैग्नेटिक फील्ड रखा है, उस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होगा, और साथ ही साथ वो डिपेंड कर रहा था मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल। इस नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल का जो मैग्नीट्यूड है उसके ऊपर भी इसका ये जो डेविएशन है डिपेंड करेगा। और सिर्फ उसी के ऊपर नहीं, बल्कि मास ऑफ पार्टिकल, इस पार्टिकल के मास के ऊपर भी डिपेंड करेगा। और साथ ही साथ आपने जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड लगाया, उस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी कि इन दोनों के बीच का ये जो गैप दिख रहा है यहाँ पे, ये और ये गैप तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। पहला, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल, यहाँ पे जो पार्टिकल है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज है इसके मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरी बात, मास ऑन द पार्टिकल, इस पार्टिकल का मास कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और तीसरी बात, ये बात हमें इसके ऊपर चार्ज कितना है नहीं पता है, हमें इसका मास कितना ये पता ही नहीं, ना चार्ज पता है ना मास पता है, लेकिन हमें ये तो पता है। हम इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ हमें पता है, क्योंकि ये हम लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन हम नहीं बना रहे हैं, उसका चार्ज हमें नहीं पता, उसका मास हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये स्ट्रेंथ पता है। तो अलग अलग स्ट्रेंथ पे अलग अलग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, कम से कम 100-200 टेक लिए गए, और उसके बाद तब जाकर के इस एक्सपेरिमेंट को एक अच्छे डायरेक्शन में जे थॉमसन ले गए। और वहां से उन्होंने चार्ज नहीं पता कर पाए, मास नहीं पता कर पाए, लेकिन चार्ज बाई मास रेशियो पता कर दिया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाई मास रेशियो निकालने वाले साइंटिस्ट का नाम है जे थॉमसन। चार्ज बाई मास रेशियो को आपने नाम दिया है स्पेसिफिक चार्ज। जब भी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज चार्ज बाई मास रेशियो, दैट मींस
दिस इज द स्पेसिफिक चार्ज। या आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज स्पेसिफिक चार्ज, तो आप बोल सकते हैं चार्ज टू मास रेशियो इज नोन एज स्पेसिफिक चार्ज। चार्ज टू मास रेशियो, जे थॉमसन का ये जो एक्सपेरिमेंट है उससे जो चार्ज टू मास रेशियो निकल के आया इलेक्ट्रॉन के लिए, वो आया आपका 1.758870 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। यानी कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ Q/m या इसी को E/m, इलेक्ट्रॉन है ना E/m, दिस इज इक्वल टू आप देख रहे हैं 1.76 लिख रहा हूँ क्योंकि आगे 88 है, इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। ये है आपका Q/m या E/m फॉर इलेक्ट्रॉन। इसे आप स्पेसिफिक चार्ज बोलेंगे, इसका नाम हो गया आपका स्पेसिफिक चार्ज, या आप लिख सकते हैं चार्ज टू मास रेशियो, आपके ऊपर है। आप चाहें तो इसे चार्ज टू मास रेशियो नाम दे दें और आप चाहें तो इसको स्पेसिफिक चार्ज नाम दे दें, जो आप नाम देना चाहें आप नाम दे दें। जे थॉमसन ने बहुत मेहनत की, बहुत एक्सपेरिमेंट किया और उनके उस एक्सपेरिमेंट से चार्ज बाय मास यानी स्पेसिफिक चार्ज पता कर चल गया। लेकिन वो पूरी जिंदगी इस बात को पता करने में लगा दिए कि आखिर एग्जैक्ट चार्ज इलेक्ट्रॉन का कितना होगा और एग्जैक्ट मास इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, ये नहीं कर पाए। बहुत मेहनत किया जे थॉमसन, बहुत ज्यादा। उन्होंने कैथोड रेज की हेल्प से इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर दिया, उन्होंने उसकी पूरी प्रॉपर्टी बता दी, उन्होंने चार्ज बाय मास रेशियो बता दिया, लेकिन वो एग्जैक्ट चार्ज नहीं बता। एग्जैक्ट चार्ज बताने वाले साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट मिलिकन। लेकिन रॉबर्ट मिलिकन के पास जाने से पहले, एग्जैक्ट चार्ज निकालने से पहले हम लोग लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद लेक्चर 3 में हम लोग इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज यानी कि ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसी लेक्चर में हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी भी देखेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर बस यहीं तक, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन जाने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।